बाथरूम में कैश, ड्राइंग रूम में कैश, बेडरूम में कैश। अर्पिता मुखर्जी के घर में कुबेर का खजाना मिला है। इतना पैसा देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पार्थ चटर्जी की महिला दोस्त के पास नोटों का अंबार लगा था और अब हर रात से पर्दा हटता जा रहा है। करोड़ों का कैश बरामद हो चुका है। कई किलो सोना ईडी ने बरामद किया है। घर से सोने के पेन भी मिले हैं। अर्पिता के दूसरे घर से मिला नोटों का अंबार। दूसरी रेड में भी निकला कैश का पहाड़। अर्पिता के दूसरे घर से कितना कैश मिला, उन्हें इन ट्रंकों से समझिए। हर ट्रंक नोटों की गड्डियों से भरे हुए हैं। इस ट्रक में अभी कुल 6 ट्रंक दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, नीचे रखा ये 5वां और ये 6ठा ट्रंक, जबकि ये 2 नोट गिनने वाली मशीनें हैं। इसके बाद ये ट्रक में लदा नोटों से भरा 7वां ट्रंक। ये आया 8वां बक्सा। ये आया 9वां ट्रंक। ट्रक में लादा गया 10वां बक्सा। ये हुए 11, ये 12, ये लदा 13वां ट्रक और ये आखिरी 14वां ट्रक। नोटों से भरे 14 ट्रंक के लदने के बाद एक अधिकारी ने गिनती बताई और फिर बंद हुआ ट्रक का गेट। ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के जितने ठिकाने, काली कमाई के उतने राज। कैश इतना कि हर ठिकाने पर नोट ले जाने के लिए ट्रक और ट्रंक मंगाए जा रहे हैं। नोटों का पहाड़ गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही हैं। ईडी की ये ताजा रेड हुई है अर्पिता के बेलघरिया वाले घर पर, जहां से ईडी की टीम को ये नोटों का अंबार मिला है। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों में एक बड़ा हिस्सा अर्पिता के फ्लैट के वार्डरोब में सहेज कर रखा हुआ था। फ्लैट से अब तक जो नोट बरामद हुए हैं, मशीनों ने उनकी गिनती 27 करोड़ 90 लाख रुपए बताई है। 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित घर पर छापेमारी की थी, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। दूसरी रेड 27 जुलाई को बेलघरिया में हुई, जहां ईडी की टीम को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। यानी 2 छापेमारी में करोड़ों की रिकवरी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। दूसरी रिकवरी में भी नोटों का ऐसा अंबार मिला कि अर्पिता के घर से कैश ले जाने के लिए ईडी की टीम को ट्रक मंगाना पड़ गया। बड़े बड़े ट्रंक में नोटों को भरकर इस ट्रक में लादकर ईडी की टीम अर्पिता के घर से निकली। ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इस दूसरी रेड की टिप खुद अर्पिता ने उन्हें दी। गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रही थी, जिस दौरान वे टूटती चली गई और उसके बाद अर्पिता ने खुद ही ईडी के अधिकारियों से ये सवाल पूछा कि क्या कोई मेरे बेलघरिया के फ्लैट में गया था। बस इसी के बाद ईडी की टीम एक्टिव हुई। बुधवार की शाम अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में ईडी की टीम ने अर्पिता का फ्लैट खोला और फिर फ्लैट के अंदर से जो रिकवरी हुई वो आपके सामने है। पूरे 27 करोड़ 90 लाख रुपए। 2-2 हजार और 5-500 के इतने नोट कि अगर कोई अकेला आदमी गिनने बैठे तो उसे घंटों नहीं, दिन नहीं, बल्कि कई हफ्ते लग जाएं। इसलिए ईडी की टीम ने करोड़ों के नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगाई और मशीनों से नोटों की गिनती के बाद ये रकम 27 करोड़
90 लाख बताई जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में करोड़ों रुपए वार्डरोब में रखे मिले। छापेमारी में ईडी की टीम को बड़ी मात्रा में सोने के बार भी मिले हैं। इसके अलावा चांदी के गहने और चांदी के सिक्के मिले हैं। कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। ईडी की टीम जब अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। अर्पिता के फ्लैट से एक तरफ तो करोड़ों रुपए निकल रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कई महीनों से अपने फ्लैट का मेंटेनेंस तक नहीं जमा किया था। देखिए, ये अर्पिता की सोसाइटी में चिपकाया गया RWA का नोटिस है, जिसमें मेंटेनेंस नहीं चुकाने वाले फ्लैट मालिकों में सबसे पहला नाम अर्पिता मुखर्जी का है। साल 2022 में ही अब तक अर्पिता के फ्लैट पर करीब 12,000 रुपए का बकाया है। कैश क्वीन के घर के अंदर करोड़ों रुपए अलमारी में पड़े थे, लेकिन हर महीने मामूली सी रकम अर्पिता के नाम पर बकाया चढ़ रहा था। अर्पिता मुखर्जी कह रही हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। उन्हें तो पैसों के कमरे में जाने की इजाजत तक नहीं थी। अर्पिता मुखर्जी कहीं पार्थ चटर्जी को धोखा तो नहीं देने वाली है। अर्पिता मुखर्जी के इस बयान के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझते हैं। बाईस और 23 जुलाई के पहले तक करोड़ों के नोटों पर अर्पिता मुखर्जी का नियंत्रण था। अर्पिता ने कोलकाता और बेलघरिया के ठिकानों पर करोड़ों का ये कैश सहेज कर रखा था। कहीं फ्लैट की अलमारी में तो कहीं फ्लैट के अंदर अर्पिता के बेडरूम में। लेकिन 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में ईडी की रेड के बाद से ही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ये चकाचौंध वाली जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता जब जब कैमरे के सामने आई, थकान से चूर दिखी, चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आई और निराशा का भाव हर बार साफ साफ दिखा। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के पूछताछ में अर्पिता लगातार टूटती जा रही हैं। यही कारण है कि ईडी के हाथ इस मामले में अहम सुराग लग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या करोड़ों के कैश का राज खोलेंगी अर्पिता मुखर्जी? क्या अर्पिता कैश के केस में सरकारी गवाह बनेंगी? क्या पार्थ चटर्जी के राज अर्पिता पर्दाफाश करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ईडी के सूत्रों की ओर से जो खबरें मिल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता बुधवार रात से ही रो रही हैं। बुधवार रात को अर्पिता काफी देर से सोई। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बरामद रकम को लेकर अर्पिता ने पूछताछ में बताया, पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ के लोग ही पैसे लाकर रखते थे। मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिस रकम से अर्पिता खुद को अनजान होने का दावा कर रही हैं, उस रकम में उनकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी थी वो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन ईडी की ताजा छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से कितना सोना मिला है, अब वो देखिए। ये अर्पिता के घर की अलमारी के अंदर से मिले सोने के गहने हैं। अलमारी के ड्रॉवर में सोने के बिस्किट और सोने के कड़े दिख रहे हैं। अब तक इस छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला है। ईडी ने अर्पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन 3 खातों में 2 करोड़ 20 लाख की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं। आधा किलो के 6 अलग अलग सोने के कंगन मिले हैं। घर से सोने की एक कलम भी मिली है। मतलब ये कि करोड़ों के कैश का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और राज और करोड़ों के कैश के ट्रेल का पर्दाफाश होगा।
और चलिए अब आपको एक अहम जानकारी देते हैं। बाहुबली विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र पर जो रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता है उससे आपकी बातचीत करवाएंगे। न्यूज 18 के साथ वो मौजूद रहेंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र को सामूहिक दुष्कर्म और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2020 में इन दोनों मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और जिन मामलों में विष्णु मिश्र फरार चल रहा था, जिस पर इनाम भी रखा गया था, और अब उस भगौड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। विष्णु मिश्र पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो अब विष्णु मिश्र को जेल भेज दिया गया है। पूर्व विधायक का ये बेटा है। पीड़िता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं न्यूज 18 पर, उन्हीं से हम जानने समझने की कोशिश करते हैं क्या ये पूरा मामला था। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो मामला था, क्योंकि भगौड़ा था अभी तक जो आरोपी था, उसे अब पकड़ लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिन्होंने मुझे इस मामले में मेरा सहयोग किया। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किंतु मैं भयभीत हूँ और मेरे घर वाले बहुत चिंतित हैं कि इन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए मुंबई से, मेरा भाई मुंबई गया नहीं था, मेरे पे, मेरे भाई पे, मेरे सहयोगी पे इन लोगों ने पॉस्को नाबालिग के साथ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। और मुझे इस बात का आशंका है कि कभी भी पुलिस जैसे मामला शांत होता है या कभी भी आकर के हमारे घर पे हमें और हमारे भाई को उठा सकती है, जेल भेज दिया इस बात की जानकारी आपने पुलिस को दी है या मैं बहुत भयभीत हो जाऊं कि आपको डर है किसी तरह का? दी हूं और मैंने दिया है और बस ऐसे बस आश्वासन मिलता है। 1.5 साल 2 साल हो गया, आज तक कोई लेटर हमें या कुछ भी मुझे लिखित मिला नहीं है। और मुझे मुंबई का ज्यादा खतरा है कि कभी भी मुंबई पुलिस मुझे कहीं से भी पकड़ करके, मेरे भाई को पकड़ करके उठा सकती है। तो आपके परिवार वालों का भी 2 साल आपको डर है कि मैं उनके कोई साथ प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरे परिवार वालों के साथ भी गलत हो सकता है, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा एक भाई है, मेरा साथ रहता है, सब लोग मेरे भाई के पीछे पड़ा है। कभी भी पुलिस आकर के उठा सकती है मुझे और मेरे भाई को, जेल में बंद कर सकती है। यहाँ पे मैं यहाँ के जो सीनियर हेड है डीएम के पास गई, वहाँ पे गई, भदोही पे गई, कोई भी मुझे लिखित लेटर मुझे आज तक नहीं मिला है कि उस केस का क्या हुआ। क्योंकि मैंने यहाँ पे केस किया है विजय मिश्रा और उनके भतीजे के ऊपर, उनके नाती के ऊपर, उन लोगों ने फर्जी हमारे ऊपर कर दिया है। इससे मैं बहुत ज्यादा भयभीत हूँ और मुझे पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, तो आपका यानी कि कुल मिलाकर ये भी आरोप है कि पुलिस संजीदगी से इस पूरे मामले को नहीं ले रही है, गंभीरता से आपके मामले को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि 2 साल से ये फरार चल रहा था, अब जाकर इसे पकड़ा गया। हाँ, गंभीरता से नहीं हुआ है, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मुझे बस इसका भी जवाब चाहिए। बहुत बहुत आभार कि दोषी पकड़े गए हैं, किंतु मुझे मुंबई पे जो हमारे साथ और हमारे भाई के साथ, हमारे सहयोगी के साथ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, आज तक उस मामले में क्या हुआ, उस मामले का हमें क्यों कोई लिखित जवाब या कोई जवाब मुझे नहीं दिया जा रहा है। वहां पे जब मुंबई में मैं जाती हूँ, मैं गई थी वहां पर जहां मेरे और मेरे भाई के ऊपर, मेरे सहयोगी ऊपर दर्ज किया गया केस, वहां के पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप इतने में इतना वो जमा करिए, तो इतना पैसा जमा करिए, तब आपका ये होगा, तब आपका वैसा। मैं गरीब हूँ, मैं खुद में स्टेज शो करके 1000, 2000, 4000 में मैं छोटे छोटे में प्रोग्राम करके अपने घर का जीविका पालती थी। मेरे पिताजी मजदूर हैं। आज मैं 2 साल से, जब से मैंने केस किया है, मैं बैठी हूँ। मेरे घर की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा, कि मैं कैसे मैं पैसा में उधार में लेकर के, कर्ज लेकर के, मैं कोर्ट तक, मैं अपना किराया भाड़ा में कैसे मैं लेकर के मैं वहां तक मैं पहुंचती हूँ। बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब है। मैं कोई भी, इस वजह से मुझे डर भय बना हुआ है, इस वजह से मैं कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ जैसे मैं पहले मैं करती थी। घर में जब बैठी हूँ मैं, तो मेरी आर्थिक स्थिति तो खराब होगी। और मैं विजय मिश्र पहले से मैं योगी जी से मैं गुहार करती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि, और उनका बेटा जो है वो भी अब जेल में है, तो आपको किस चीज से डर सता रहा है? क्या आपको ये लगता है कि फिर भी आप पर एक खतरा है, या किसी तरह का डर, किसी तरह की घबराहट आपके मन में हो, क्योंकि दोनों जेल में हैं, तो कैसा डर?
हैं बहुत, ये इनके सहयोगी बहुत हैं, बहुत सारे सहयोगी हैं, इनके रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ कुछ, अगर ये जेल में है तो इनके सहयोगी तो है ना। ये एक मतलब बहुत अत्याचारी इंसान है, बलात्कारी है। विजय मिश्रा कितने लोगों के साथ गलत किया है, पर बहुत लोग बस डर से, भय से, सामाजिक सम्मान से किसी ऊपर कोई दबाव बना करके लोग आवाज नहीं उठाते हैं। और आज मैंने आवाज उठाया है तो मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और मुंबई पे हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर जो पॉस्को लगाया है उसको खत्म किया जाए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, बहुत ऐसा नहीं कि मैं कहीं नहीं गई, मैं क्योंकि आप न्यूज़ 18 पर जुड़ी हैं और न्यूज़ 18 आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएगा और जो भी आपकी आवाज़ है वो वहां तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे एक बार ये भी समझना चाहेंगे, दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये पूरा वाकया क्या हुआ था, जो आरोप आपने लगाए हैं, और कब से आपको इस तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया गया था? मैं प्रोग्राम करने गई थी, तो जब मैंने इनके ऊपर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर था, तो मैं फिर आवाज़ नहीं उठा पाई उस समय। उसके बाद मैंने जब केस मैंने दर्ज कराया, उसके बाद से ये सब मेरे ऊपर मतलब तरह तरह के धमकियाँ दिलवाना, पॉस्को लगवाना और मुंबई से पुलिस को मेरे घर भेजना, इनके गुंडे आकर के मेरा पीछा करना, इस तरीके से मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये प्रोग्राम जो आप जिक्र कर रही हैं, कहाँ पर आप प्रोग्राम इनके लड़के ने मेरे साथ रेप किया था, गाड़ी में मेरे साथ, वर्ष 2014 में। आप कहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए गई थी? ये पूरा वाकया कहाँ का है, आप बता पाए अगर दर्शकों को? मैं इनके घर पे गई थी। इनके घर पे मैं गई थी भदोही दानापुर में। फिर इन्होंने बुलाया था मुझे कि आओ, अच्छा कुछ बात करते हैं और तुम्हारा कहीं मैं ये नौकरी लगवा दूंगा, बात करना है, ये है। मैं पढ़ी लिखी थी और ब्लैकमेल कर इन्होंने बुलाया था, धमकी दे करके बुलाया गया था। मुझे न चाहते हुए भी मुझे जाना था, क्योंकि ये विधायक थे और विधायक थे तो मतलब कि इनका बहुत पहुंच था कि कोई भी इनके अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं था, सब डरते थे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ मैं देखती थी कि ब्लैकमेलिंग सुरक्षा कर्मी हैं, ब्लैकमेलिंग किस बात को लेकर थी? और ये भी बताइएगा कि नौकरी, किस तरह की नौकरी देने का आपको झांसा दिया गया? इन्होंने मेरे साथ गलत किया था, तो इनके लड़के ने भी गलत किया था। मैंने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है रेप का, विष्णु मिश्रा, विकास मिश्रा और विजय मिश्रा। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पहले विजय मिश्रा ने किया था, फिर विकास मिश्रा और विष्णु मिश्रा ने किया था। इस बातों को मैं इस चीज से मैं बहुत ज्यादा मैं डर गई थी, भयभीत हो गई थी। फिर इन्होंने मुझे धमकियां दिया था कि मैंने तुम्हारा क्या बोलते हैं वीडियो बना लिया है, और अगर तुम किसी से तुम आवाज उठाओगी तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार वालों को जान से मरवा दिया जाएगा। और मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, तो मैं जगराता करके, भजन गा करके, स्टेज शो करके मैं अपने घर का मैं जीविका मैं पालती थी और समाज में मैं लोकप्रिय थी। और मुझे अपनी लोकप्रियता का और सामाजिक सम्मान का, घर में बड़ी बहन थी उसके शादी का, सब कुछ का मुझे चिंता था कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो ये बाहुबली हैं और ये कुछ भी करवा सकते। क्योंकि मैंने मतलब इनके बारे में मैंने बहुत मतलब आतंक मैंने सुना था कि ये ऐसे करवा दिए, उनको ऐसे करवा दिए, ऐसे। तो मैं बहुत ज्यादा मैं डर गई थी और कोई मेरा सुनता भी नहीं था कि अरे विधायक जी ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करेंगे, उनके खिलाफ बोलना मत। अच्छा, धमकी क्या अभी भी कोई धमकी दी गई है? क्योंकि अब उनके बेटे को भी क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, आपने कहा कि उसके बाद भी आपको डर है, तो क्या कोई धमकी इसके बाद भी मिली है? अभी तो पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है, लेकिन अगर मैं किसी काम से अगर मैं मुंबई जाती हूँ या मेरे साथ कोई हादसा हो, मतलब सुरक्षा तो मुझे यहाँ पे दिया गया है ना, यूपी में दिया गया है ना। अगर मैं यूपी के बाहर में किसी काम से अपने जाती हूँ तो वहां पे मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है ना। या तो पुलिस उसी मामले में जो मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर पॉस्को लगा है रेप का, उस मामले में भी मुझे अंदर कर सकती है, उठा सकती है। उस मामले का क्यों जांच नहीं हो रहा है? क्यों यूपी पुलिस यहाँ से वहां महाराष्ट्र पुलिस को क्यों नहीं पूछ रही है? आपने अपनी आवाज उठाई, न्यूज़ 18 भी आपकी इस आवाज को वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा।